डियर स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपने अपनी पढ़ाई ईमानदारी से करनी शुरू कर दी होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहां पर एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू कर इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हैं। और आज हमारा जो टारगेट रहेगा, उम्मीद श्रृंखला के अंतर्गत हम आज यूनिट नंबर सेकंड का रिवीजन यहाँ पर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, उम्मीद श्रृंखला के अंतर्गत मैंने आपको दो वीडियोस प्रोवाइड करा दी हैं। यूनिट नंबर फोर्थ की वन शूट वीडियो की फॉर्म में मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, और यूनिट नंबर थर्ड की वन शूट वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। इन दोनों वीडियोस के माध्यम से हमने यूनिट फोर्थ और यूनिट थर्ड दोनों का क्विक रिवीजन कर लिया है। देखिए, यहाँ पर उद्देश्य ये नहीं है कि आपको पूरा सिलेबस उस पर्टिकुलर यूनिट का इस एक वीडियो में ही मैं कवर कराऊँ। उससे होगा क्या कि उससे ये हो जाएगा कि आपकी वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। अगर किसी टॉपिक में आपको पर्टिकुलर कोई समस्या है तो आप इंडिविजुअली उसको जाकर देख लें, वो बेहतर रहेगा। यहाँ पर हमारा उद्देश्य है क्विक, यानी कि कम समय में हम अपनी यूनिट का एक ओवरव्यू और पूरा रिवीजन कर सकें। जो बच्चे फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं, तो इन यूनिट्स में जो टॉपिक हमने कवर किए हैं उनको हमने बहुत बेहतर तरीके से इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं कि हम केवल रिवीजन में आपको सीधा एकदम से घास सी खोदते चले गए और आपको पता भी कुछ नहीं चल रहा, ऐसा भी नहीं है। आप अगर वीडियोस देखेंगे हमारी यूनिट नंबर फोर्थ और यूनिट नंबर थर्ड की, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस लेवल का हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। और पूरा सिलेबस हम इसलिए कवर नहीं कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट यूनिट का एक वन शूट वीडियो में, क्योंकि वो फिर लेंथी हो जाएगा। क्योंकि ये सब्जेक्ट इंजीनियरिंग फिजिक्स है, इसमें हर यूनिट में डेरिवेशन की अपनी वैल्यू है। और वो डेरिवेशंस ऐसे नहीं है छोटे मोटे एक या दो लाइन के या फिर एक या आधे पेपर के। वो डेरिवेशन आपके 4 से 5 पेज पर होते हैं। तो इसलिए सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर नहीं किए गए हैं। जितना कोशिश हो सकती थी उनको यहाँ पर इंक्लूड किया है। यहाँ पर भी आप देखेंगे यूनिट नंबर सेकंड में, जब आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो हमने इसमें कवर नहीं किए हैं, क्योंकि अगर उसको कवर करते तो ऑलरेडी वो पोर्शन पूरा एक सवा घंटे का है। फिर आपकी ये वीडियो की लेंथ वही 3 से 4 घंटे की हो जाएगी। तो उसको आप भी देखते हुए बोर होंगे, और आपको फिर एक कॉन्फिडेंस आपका लूज हो जाएगा कि यार बहुत लेंदी है, कैसे होगा, यूनिट बहुत बड़ी है। लेकिन यहाँ पर हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आप यूनिट का कम समय में रिवीजन कर सकें। ठीक है, इससे पहले दोनों वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जाइए वहाँ पर वीडियोस देखिए। कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो पर्टिकुलर आप हमें कमेंट करके उस टॉपिक का नाम हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, या फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको पता है 8273708952 है, इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर पूरी फिजिक्स हर एक टॉपिक हमने कवर अप कराया हुआ है, प्लेलिस्ट यूनिट वाइज बनी हुई है, उसमें टॉपिक वाइज वीडियोस आपकी अवेलेबल हैं। वहाँ से जाकर उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी उम्मीद श्रृंखला में आज यूनिट नंबर सेकंड फॉर द इंजीनियरिंग फिजिक्स। उससे पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि जल्दी से आ जाइए और इंजीनियरिंग फिजिक्स का यूनिट नंबर सेकंड का क्विक रिवीजन आप यहाँ पर कर लें। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टार्टिंग से बने हुए हैं तो आपको कहीं पे कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर अभी आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो भी आप स्ट्रेटेजिक तरीके से अगर पढ़ेंगे, जो जो चीज़ें हमने कराई हैं एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए, वो अगर आप कवर कर लेते हैं तो आप अब भी अच्छा परफॉर्म करके आ सकते हैं। जैसे हमने एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए दो सीरीज लॉन्च की हैं। एक आपने माधव सीरीज देखी होगी और एक आपने सिंघम श्रृंखला देखी होगी। किसके लिए? इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए। माधव श्रृंखला का उद्देश्य था 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को ख़त्म करना, है ना। और हमने ये बहुत बेहतर तरीके से किया भी है। लगभग 11 पार्ट्स में हमने ये सीरीज पूरी की है, और इन 11 पार्ट्स में हमने 121 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, यानी कि हमने कम से कम 8 से 10 प्रीवियस ईयर के पेपर्स लिए, उनमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो वहाँ पर इंक्लूड किए। फिर हमने उसके बाद सिंघम श्रृंखला फॉर द 7 मार्क्स, यानी कि 7 मार्क्स में भी क्या, न्यूमेरिकल पोर्शन,
उसके लिए हमने वहाँ पर ये सीरीज स्टार्ट की थी। इस सीरीज का उद्देश्य भी यही था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको इंक्लूड करना, और ये 10 पार्ट में हमारा पूरा सीरीज खत्म हुआ है। हर सीरीज में हमने 5 न्यूमेरिकल्स आपको कराए हैं, और वो न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है कि यूनिट वाइज हमने कराए हैं, नहीं, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में जैसे पूछे गए हैं, चाहे वो यूनिट फर्स्ट का हो, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सारी यूनिट्स के क्वेश्चंस वहाँ पर 1 बाय 1 इंक्लूड किए गए हैं। तो वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपने ये दोनों सीरीज पूरी देख ली हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ न्यूमेरिकल और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आप नहीं छोड़ के आएंगे, चाहे वो सेक्शन सी में न्यूमेरिकल पूछ ले या सेक्शन बी पूरा न्यूमेरिकल का दे दे। ठीक है, लेकिन बशर्ते ईमानदारी से आपको पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी स्टार्टिंग से एंड तक। कहीं पे भी कोई समस्या होती है बेहिचक आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की। तो यूनिट नंबर सेकंड में सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो होता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोक थ्योरम एंड डाइवर्जेंस थ्योरम। स्टोक थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अगर आप सेकेंड सेमेस्टर का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें, जो कि मैं आपके साथ हो सकता है अगर समय रहा तो उसको भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर अगर आप एनालाइज करें थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पेपर पूछा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए भी हमें तैयार रहना है। ऐसा ना हो कि हमने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की थी, थोड़ा सा भी क्वेश्चन का लेवल हटा तो हम कंफ्यूज हो गए। नहीं, हमें तैयारी इस तरीके से रखनी है कि जैसे सेमेस्टर सेकंड का पिछले साल क्वेश्चन पेपर बना था, अगर वैसा भी आ जाता है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम बेहतर करके आएंगे उसमें। क्योंकि सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से ट्रिकली पूछे गए थे थ्योरेटिकल, जिसको सभी बच्चे नहीं समझ सकते, नहीं अटेम्प्ट कर सकते। उसमें एक आपका स्टोक थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम का भी क्वेश्चन था। अगर आप जनरली देखें तो सभी स्टोक थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में ज़्यादा नहीं बताते, बस यही बता देते हैं कि एक वॉल्यूम को सरफेस में कन्वर्ट करता है, एक सरफेस को वॉल्यूम में कन्वर्ट करता है, या फिर एक लाइन इंटीग्रल को सरफेस में कन्वर्ट कर देता है, या सरफेस को लाइन इंटीग्रल में। बस इतना बता देते हैं और निकल लेते हैं। लेकिन वहां पर पूरा 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, अगर आप पेपर को देखेंगे तो, है ना। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम इस टॉपिक को थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करेंगे। चलिए, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोक थ्योरम क्या है? जनरली बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है, या स्टेटमेंट की मैं बात करूं तो ये स्टोक थ्योरम सरफेस इंटीग्रल को, यानी कि जो सरफेस इंटीग्रल है किसका, कर्ल ऑफ द वेक्टर का, उसको लाइन इंटीग्रल में चेंज करती है, आप ये कह सकते हैं। तो आप इसका स्टेटमेंट किस तरीके से लिखेंगे? इन सिंपल वर्ड, स्टोक थ्योरम रिलेट्स द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। यानी कि कोई एक वेक्टर फील्ड है, उसका अगर हम कर्ल लेते हैं, फिर उसका हम सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं ओवर ए सरफेस, किसी एक सरफेस के रिगार्डिंग, देन टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड अराउंड द बाउंड्री ऑफ दैट सरफेस, उस सरफेस की बाउंड्री के अराउंड। तो ये आपका स्टोक थ्योरम कहता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, कैसे? देखिए, अभी इस स्टेटमेंट को आपको ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालना है, आपको सारी चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएंगी। थिंक ऑफ दिस वे, अगर हम एक तरीके से देखें, इमेजिन ए वाटर फ्लोइंग ओवर ए कर्व्ड सरफेस। जैसे आजकल मोबाइल फोन्स आ रहे हैं ना कर्व्ड डिस्प्ले के, तो अगर कोई वाटर फ्लो हो रहा है इस कर्व्ड सरफेस पर, जैसे कि वाटरफॉल आप देखते हैं, है ना, पहाड़ों पर आप देखते हैं ना वाटरफॉल, तो इस तरीके से अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो देन द कर्ल ऑफ द वेक्टर फील्ड रिप्रेजेंट द रोटेशन ऑफ द वाटर एट ईच पॉइंट। मतलब अगर हम कर्ल लेते हैं उस वेक्टर का जिस पर रोटेशन ऑफ वाटर जो हो रहा है हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है? इफ यू एड अप ऑल दीज रोटेशन अक्रॉस द एंटायर सरफेस, पूरे सरफेस पर जितने भी रोटेशंस पॉइंट हैं उनको अगर आप एडअप कर लेते हैं, देन इट्स इक्वल टू द फ्लो ऑफ वाटर अराउंड द एजेस ऑफ द सरफेस। तो यानी कि वो वाटर सारा कहाँ पर जा रहा है? एजेस के, जो सरफेस का एज है उसी से तो फ्लो हो रहा है ना, तो यानी कि वो डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा कि कितना वाटर फ्लो हो रहा है अराउंड द एज ऑफ द सरफेस। आई होप अब आप इसको समझ पाए होंगे क्या मतलब है स्टोक थ्योरम का। ठीक है,
क्लियर हुआ? चलिए आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, टेक ए whirlpool. Its looks says that the total spin of water in the whirlpool, जैसे कि सरफेस इंटीग्रल के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, इज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग अराउंड द एजेस ऑफ द पोल, जिसको हम लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये देखिए एक कोई सरफेस है यहाँ पर, ये इस तरीके से, इसमें हमने कोई एक वेक्टर ले लिया है ए। ठीक, इस वेक्टर का अगर हम कर्ल लेते हैं तो ये जो लाइन है, यानी कि ये जो लाइन है जो इसको एक क्लोज सरफेस बना रही है, तो हमारा जो वाटर का फ्लो हो रहा है, जो एग्जांपल हमने देखा है, तो वो जितना वाटर एजेस के आसपास है या इससे होकर जा रहा है, इस एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो वही तो पूरा सरफेस का जो कर्ल हमने लिया है इस वेक्टर का, वही डिफाइन कर रहा है ना। तो दैट मीन्स कर्ल ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर फील्ड जो इस सरफेस के अराउंड हमने लिया है, इस सरफेस के लिए लिया है, वो डायरेक्टली इक्वल होगा लाइन इंटीग्रल, यानी कि ये जो एजेस हैं इसके। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, कोई समस्या यहाँ तक आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल आपको स्टोक थ्योरम बहुत आसानी से, बहुत क्लियर वे में समझ में आ गई होगी। ठीक है, थ्योरी के हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा स्टोक थ्योरम क्या है। अब मैं अगर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको बताऊं, यानी कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं इसका, तो जो डायरेक्टली आपको बताकर निकल जाते हैं सभी टीचर्स फॉर द एकेटिव पॉइंट ऑफ व्यू कि स्टोक थ्योरम ये होती है, तो अगर मैं उसको लिखता हूँ तो ये हो जाएगा लाइन इंटीग्रल, जिसको हम कर्व्ड सरफेस, यानी कि जो कर्व है ये है ना, तो उसको हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए डी आर। ठीक है, वो इक्वल्स टू होगा किसके, सरफेस इंटीग्रल की, और सरफेस इंटीग्रल होता है डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन किसका, कर्ल ऑफ दैट वेक्टर, तो कर्ल ऑफ दैट वेक्टर ए इंटू डी एस, ये हो जाएगा आपका स्टोक थ्योरम। तो आप ये कह सकते हैं कि स्टोक थ्योरम जो है वो सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है, या लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया स्टोक थ्योरम का। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, बहुत आसानी से आपको स्टोक थ्योरम समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, द डाइवर्जेंस थ्योरम ऑल्सो नोन एज द गॉसेस थ्योरम, यानी कि गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम भी हम इसको बोल देते हैं, रिलेट्स द वॉल्यूम इंटीग्रल of the divergence of a vector field over a region to the surface integral of the vector field over the boundary of that region। यहाँ पर भी यही चीज है, मतलब अगर हम बाउंड्री की बात करें और फिर हम एक पर्टिकुलर कोई भी क्यूब ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही है ना, क्यूबॉइड अगर हम ले लेते हैं, उसमें कोई एक पर्टिकुलर हम वॉल्यूम, और फिर चूंकि वो वॉल्यूम सरफेस से घिरा हुआ है, तो उसके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं, तो सरफेस इंटीग्रल जो है उस एक वेक्टर फील्ड का, वो डायरेक्टली इक्वल होगा वॉल्यूम विद उस वेक्टर के डाइवर्जेंस के, है ना। जैसे अगर सपोज मैं मान लेता हूं, ये एक हम एक क्यूबॉइड ले लेते हैं इस तरीके से, है ना, ठीक है। ये तो इस क्यूबॉइड को अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक कुछ सरफेस है, यहाँ पर ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, इस सरफेस से ये घिरा हुआ है, ऐसे ही हमारा आगे का सरफेस है, पीछे का सरफेस है, तो ये एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को घिरे हुए है अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर की बात करें जो कि V है। तो अब अकॉर्डिंग टू द गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम वो क्या कह रहे हैं कि जो सरफेस इंटीग्रल है, जो वेक्टर यहाँ पर क्या हुए है उसे घिरे हुए है, यानी कि सरफेस इंटीग्रल डबल इंटीग्रेशन से हम डिनोट करते हैं ऑफ वेक्टर ए इंटू डी एस, वो डायरेक्टली इक्वल होगा किसके, वॉल्यूम इंटीग्रल, जिसको हम ट्रिपल इंटीग्रल से इंडिकेट करते हैं, किसके, डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फील्ड इंटू डी वी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा डाइवर्जेंस थ्योरम का। तो हम ये कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी थ्योरी। तो इन सिंपलर टर्म्स अगर हम बात करें तो इमेजिन करते हैं एक बॉक्स को जो कि फिल है एयर के साथ, ठीक है, एंड एयर इज फ्लोइंग इन एंड आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब जैसे यही बॉक्स हम ले लेते हैं,
ये फिल है एयर से, दैट मीन्स एयर यहाँ से एंटर कर रही है और एयर यहाँ से निकल रही है। ठीक, तो आगे द डाइवर्जेंस रिप्रेजेंट्स हाउ मच द एयर इज स्प्रेडिंग आउट, यानी कि कवरिंग एट ईच पॉइंट इनसाइड द बॉक्स। तो दैट मीन्स कहने का ये है कि जो डाइवर्जेंस है, अगर हम उस वेक्टर फील्ड वेक्टर का डाइवर्जेंस देखें तो वो डाइवर्जेंस रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी एयर स्प्रेड हो रही है, कितनी एयर उसमें फैल रही है हर एक पॉइंट पर इनसाइड द बॉक्स, वो डाइवर्जेंस रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स डाइवर्जेंस थ्योरम सेज दैट द टोटल अमाउंट ऑफ एयर spreading out inside the box is equal to the total amount of air flowing out through the surface of the box। मतलब कि कितनी टोटल अमाउंट ऑफ एयर स्प्रेड हुआ है इनसाइड द बॉक्स, जो कि वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है बॉक्स के, और उसमें से कितना एयर फ्लो आउट हुआ है पर्टिकुलर सरफेस ऑफ द बॉक्स से, वो आपका डाइवर्जेंस थ्योरम बताती है। ठीक है, आई होप इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सारी चीज़ें बहुत इजी लैंग्वेज में क्लियर हो गई होंगी डाइवर्जेंस थ्योरम के बारे में। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट्स लाइक सेइंग दैट द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ ए स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी कि जिसको हम वॉल्यूम इंटीग्रल बोलेंगे। कोई भी एक अगर बॉक्स है जिसमें वाटर है तो उसका जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है, यानी कि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं उस बॉक्स के, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर क्रॉसिंग द बाउंड्री ऑफ योर लॉन, है ना। यानी कि जो वाटर है वो कितने अमाउंट में क्रॉस कर रहा है उसकी बाउंड्रीज को, दैट्स कॉल्ड द सरफेस इंटीग्रल। भाई ये बाउंड्री ही तो है ना, ये इसमें लेंथ है और विड्थ है, तो यानी कि ये आपका क्या हो गया, ये सरफेस हो गया है। और अगर हम इसकी पूरे की बात करें, इसमें लेंथ भी है, विड्थ भी है और इसमें हाइट भी है, तो ये एक वॉल्यूम को इंटीग्रेट मतलब वॉल्यूम को रिलेट कर रहा है। तो डाइवर्जेंस थ्योरम सिंपल इज दैट कि ये सरफेस को वॉल्यूम में और वॉल्यूम को सरफेस में कन्वर्ट करने का काम करती है। ठीक है, क्लियर। आई होप डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम दोनों आपको बहुत आसानी से, बहुत इजी वे में मैं समझाने में सफल हुआ हूँ। ठीक है, चलिए अब अगर हम सिलेबस में देखें तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के जो बेसिक लॉ हैं वो यहाँ पर डिफाइन करने हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बहुत सारे लॉज होते हैं, हम वन बाय वन उसको बहुत शॉर्ट तरीके से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे पहले लॉ की अगर मैं बात करूँ जो कि इलेक्ट्रिसिटी का लॉ है, ओम्स लॉ। द करंट थ्रू द कंडक्टर between 2 points is directly proportional to the voltage across the 2 points and inversely proportional to the resistor। That means Ohm's law क्या कहता है, V equals to I R। अगर मैं यहाँ पर I को देखूँ तो I equals to क्या हो जाएगा, V upon R। तो I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, V के, और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस R के। तो ये ओम्स लॉ बताता है। ठीक है, दूसरा लॉ हो गया किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स के भी दो लॉ होते हैं, फर्स्ट वन इज द केसीएल, सेकंड वन इज द केबीएल। तो केसीएल क्या कह रहा है, किरचॉफ्स करंट लॉ कि द टोटल करंट एंटरिंग ए जंक्शन इक्वल टू द टोटल करंट लिविंग द जंक्शन। मतलब या फिर जंक्शन या फिर नोड हम बोल सकते हैं कि इसमें कितनी करंट टोटल आ रही है। सपोज ये 3 करंट यहाँ पर आ रही हैं और ये 2 करंट यहाँ से निकल रही हैं। ये हो गया एंटर करंट और ये हो गया आउटर करंट। तो इन एंटरिंग करंट का सम इक्वल टू होगा आउटर करंट्स के, जो भी बाहर का यहाँ से करंट निकल रही हैं। वहीं पर अगर हम केवीएल की बात करें, केवीएल क्या कहता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, द टोटल वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज लूप इन द सर्किट इज जीरो। यानी कि किसी भी क्लोज सर्किट में चाहे कितने भी आपके सोर्सेज लग रहे हों, 1 लग रहा हो, 2 लग रहे हों, 3 लग रहे हों, 10 लग रहे हों, उनका सब का सम जो है वो जीरो होता है। ठीक है, तो ये आपका किरचॉफ्स लॉ हो जाते हैं। आगे अगर हम बात करें कूलम्ब्स लॉ की, तो कूलम्ब्स लॉ क्या है, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस दैट्स द Q1 एंड Q2। यानी कि दो चार्जेस Q1 और Q2 के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। मतलब कहने का ये है कि अगर एक चार्ज ये है Q1, एक चार्ज ये है Q2, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से R डिस्टेंस पर सेपरेट हैं, तो ये कह रहा है कि ये जो फोर्स है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के प्रोडक्ट की, चार्ज के प्रोडक्ट की, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच के सेपरेशन के स्क्वायर की। तो अगर मैं यहाँ से मिला देता हूँ तो F डायरेक्टली हो जाता है Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो ये आपका कूलम्ब्स लॉ हो जाता है। ठीक है, आई होप ये सारे लॉज आपको क्लियर हो रहे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ की अगर हम बात करें, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। मतलब कहने का ये है कि जो टोटल फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कि उसमें कितना चार्ज एनक्लोज है, उस पर्टिकुलर सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज्ड हुआ है उसके डायरेक्टली इक्वल है। तो ये आपका गॉसेस लॉ हो गया। आगे अगर मैं बात करूं फैराडेज लॉ की ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, तो ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विद इन ए क्लोज लूप इंड्यूस्ड एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम EMF बोलते हैं, इन द वायर। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी वायर में चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड जो कि क्लोज लूप है, तो वो इंडिकेट करता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को उस वायर के अंदर। दैट्स कॉल्ड द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एम्पियर्स लॉ की। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, द मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड एन सर्किल द करंट। कहने का मतलब एम्पियर्स लॉ ये कहता है बच्चों कि जो मैग्नेटिक फील्ड है स्पेस में अराउंड द इलेक्ट्रिक करंट के आसपास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट और जो सर्कल में करंट फ्लो हो रही है उसके। ठीक है, तो ये एम्पियर्स लॉ हो जाता है। इसके बाद आती है मैक्सवेल की इक्वेशंस, जो आपके सिलेबस में भी हैं इस यूनिट में। ठीक है, तो मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दी थी, उन इक्वेशंस को हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। गॉसेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या कहता है, डिस्क्राइब हाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। इट डिस्क्राइब बाय गॉसेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैक्सवेल इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलिए सेकंड जो लॉ है मैक्सवेल का, या सेकंड जो इक्वेशन है, वो है गॉसेज लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो ये जो है ये मैग्नेटिज्म का लॉ है। इट स्टेट्स दैट देयर आर नो मैग्नेटिक मोनोपोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम क्लोज्ड लूप। मतलब कहने का ये है कि मैग्नेट के पास कोई भी मोनोपोल नहीं होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ये एक मैग्नेट है बच्चों, इसके पोल्स हैं N और S। अगर आप इस मैग्नेट को बीच में से ब्रेक कर देते हैं, तो ये कुछ मैग्नेट आपकी अब इस तरीके से हो गई है ब्रेक होने के बाद। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी मैग्नेट बन जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इधर N था तो ऑटोमेटिकली ब्रेक होने के बाद इधर S बन जाएगा, और इधर आपका S था ऑटोमेटिक इधर N बन जाएगा। तो दिस इज दैट के गॉसेज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म बताता है कि मैग्नेट के मोनोपोल्स नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं थर्ड लॉ की। फैराडेज लॉ क्या कह रहा है, रिलेट्स चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम चेंज करते हैं तो वो इंड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। और वहीं पर फोर्थ की बात करते हैं हम मैक्सवेल इक्वेशन की, जो कि एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ कहलाता है। इट्स एक्सटेंड्स एम्पियर्स लॉ टू इंड्यूस द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम ये भी कह सकते हैं मैक्सवेल के लिए कि इन्होंने एम्पियर्स लॉ जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है ये, इसमें मॉडिफिकेशन किया और हमको एक मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ दिया, जिसको एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये एम्पियर्स लॉ यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्या कर रहा था, अवॉइड कर रहा था। ठीक है, और उसी वजह से यहाँ पर जो रिजल्टेंट वैल्यू होनी चाहिए थी, जो रिजल्ट मिलना चाहिए था, वो प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रहा था। इसी वजह से एम्पियर्स लॉ में मैक्सवेल ने मॉडिफिकेशन किया और इसको नाम दिया गया एम्पियर्स मॉडिफाइड या एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। ठीक है, क्लियर। तो ये बेसिक जो लॉ थे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं। यहाँ से कोई सा भी लॉ आपसे वो 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, देखिए ये जो लॉज हमने सारे पढ़े हैं ये आपके सिलेबस में ओपन करके कहीं नहीं दिए हुए,
तो यहाँ से अगर किसी पर्टिकुलर लॉ को वो पूछ लेता है, सपोज उसने पूछ लिया कि गॉसेज लॉ क्या होता है, या कूलम्स लॉ क्या होता है, या किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, तो बच्चे कहेंगे कि ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। ऐसा नहीं है बच्चों, टॉपिक लिख दिया गया है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या लॉज आ सकते हैं वो भी हमें देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस वजह से 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे लॉज एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लें। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंडिंग द मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन एंड EMFT, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी को या फिर मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन को समझने में हेल्प करता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कैसे करता है? हमने मान लिया कि एक क्यूब है, यहाँ पर ये क्यूब आप देख रहे होंगे V वॉल्यूम का, ठीक है, उसके अंदर ये Q चार्ज है, ये आप देख रहे हैं ना, ये Q चार्ज है। ठीक है, तो हमें पता है कि वी नो दैट कि फ्लो ऑफ चार्जेस इंडिकेट्स द करंट, यानी कि फ्लो ऑफ चार्जेस से इंड्यूस होता है करंट, सो दैट वी कैन से दैट इफ करंट फ्लो then there will be decrease in the charges present inside the cube of the volume V। कहने का मतलब ये है कि अगर ये चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाए, मतलब ये चार्ज यहाँ से अब आगे किसी अदर प्लेस पर जाना स्टार्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर फ्लो ऑफ करंट तो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ चार्जेस थे उनमें भी कहीं ना कहीं कमी हुई है। यही चीज यहां पर लिखी हुई है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम के साथ साथ जो चार्जेस हैं वो मूव कर रहे हैं, उनके मूवमेंट के कारण यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, और उस करंट के कारण जब करंट का फ्लो हुआ, क्योंकि चार्जेस मूव हो गए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, और हमने एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की बात करनी है, तो उसमें जो चार्जेस हैं वो क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट आई जो है यहाँ पर जो करंट है वो क्या हो जाएगा, माइनस dQ/dt, और जो माइनस साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कमी को चार्जेस की विद रेस्पेक्ट टू टाइम इन ए पर्टिकुलर वॉल्यूम। ठीक है, आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो I इक्वल्स टू माइनस dQ/dt, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा। चलिए आगे हम बात करते हैं। इफ वी आर कंसिडर दैट रो क्या है, एक चार्ज डेंसिटी, इज द चार्ज डेंसिटी इनसाइड दिस क्यूब वॉल्यूम V, मतलब चार्ज की डेंसिटी कितनी है, कितनी मात्रा में वहां पर चार्ज है, वो अगर हम रो मान लेते हैं एक पर्टिकुलर V वॉल्यूम में, तो Q क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ चार्जेस इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो विद रेस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम। ठीक है, तो दैट मीन्स करंट I कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, अब करंट I क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू उस क्लोज एक पर्टिकुलर सरफेस में कितना करंट डेंसिटी है, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू हो जाएगी, दैट्स कॉल्ड द कंडक्शन करंट। ठीक है, सो दैट वी कैन ऑल्सो रिटर्न एज, क्योंकि ये भी आई है और पीछे भी हमने आई की वैल्यू लिखी है। ठीक है, आई इक्वल्स टू हमने लिखा था ना माइनस dQ/dt, माइनस का साइन इसलिए है क्योंकि जो टाइम के साथ चार्जेस का फ्लो हो रहा है उससे करंट यहाँ पर निकल रही है, तो चार्जेस में कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कमी आ रही है, तो ये भी करंट है और ये भी करंट है, दोनों करंट हैं, दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो माइनस dQ/dt हो जाएगा इक्वल्स टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ करंट डेंसिटी G, एक पर्टिकुलर क्लोज सरफेस में। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि जितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ है उतना ही चार्ज डिस्ट्रॉय हो सकता है, इसीलिए ये दोनों करंट्स आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। अब हम पुट करते हैं वैल्यू ऑफ Q, देन वी गेट, जब हम Q की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस d/dt, Q क्या है, Q ये है आपका वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ चार्ज डेंसिटी रो विद रेस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम, तो ये हो गया वॉल्यूम इंटीग्रल रो dV इक्वल्स टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू द करंट डेंसिटी JdS। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जो कि अभी हम पढ़कर आए हैं, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देती है विद डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम अगर वॉल्यूम इंटीग्रल या सॉरी इधर हम सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जे को आपको लिखना पड़ेगा क्या, जे को लिखना पड़ेगा डाइवर्जेंस ऑफ जे। ठीक है, तो दैट मीन्स वॉल्यूम इंटीग्रल माइनस d/dt with respect to V
इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ जे डी वी। तो दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस डी रो अपॉन डी टी इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ जे, और दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी। तो यही हमें ड्राइव करना था, ये आ गई आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्लियर हुआ? चलिए, आई होप आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन का डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पर दो टॉपिक हैं, ये पैरेलल में दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन और दूसरा आपका होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का डेरिवेशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए वो है करंट डेंसिटी का, यानी कि जो हमने अभी ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का जो डेरिवेशन किया है। दूसरा टॉपिक डिस्प्लेसमेंट करंट है, चूंकि ये पूछा जा चुका है इस वजह से मैंने इसको नहीं इंक्लूड किया है यहाँ पर। अदरवाइज अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, समय आपके पास है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से डिस्प्लेसमेंट करंट का पूरा डेरिवेशन कराया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप उस डेरिवेशन को कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अब मैक्सवेल इक्वेशंस। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इस वन शूट वीडियो में मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में हम जानेंगे डिटेल में। डिटेल मतलब कि हम मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होती हैं उनके बारे में जानेंगे, फिर मैक्सवेल इक्वेशंस का जो ऑब्जेक्टिव या स्टेटमेंट हम बोलें वो हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन जो कन्वर्जन है या फिर हम बोलें कि जो मैक्सवेल इक्वेशन डिफरेंशियल या इंटीग्रल फॉर्म में है वो हमने यहाँ पर इंक्लूड नहीं की है ड्यू टू द लेंथ ऑफ वीडियो। अगर आपकी वीडियो में हम इस वीडियो में ही एक पर्टिकुलर सारे टॉपिक इंक्लूड करते, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है ना। लेकिन आप परेशान ना हो, मैक्सवेल इक्वेशंस एक पर्टिकुलर पूरी वीडियो में चारों मैक्सवेल इक्वेशन इंटीग्रल फॉर्म हो या डिफरेंशियल फॉर्म हो, वो सब कवर की हुई हैं। आप इसके साथ वो वीडियो और देख लें, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, डेफिनेटली 90 नहीं 200% चांसेस हैं। तो पहले मैक्सवेल इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। बेसिकली मैक्सवेल रिप्रेजेंट 4 डिफरेंट लॉज इनटू द इक्वेशन फॉर्म विच आर नोन एज द मैक्सवेल इक्वेशंस। 4 डिफरेंट लॉज, जब हमने अभी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के लॉ पढ़े थे तो वहाँ पर हमने मैक्सवेल के लॉज देखे थे, जो कि एक बेसिकली 4 लॉ हैं। फिर उन लॉज को इक्वेशन में कन्वर्ट किया गया, रिप्रेजेंट किया गया, तो वही आपकी मैक्सवेल इक्वेशंस बन जाती हैं। अगर हम बात करें मैक्सवेल इक्वेशंस की, द मेन एप्लीकेशन ऑफ दीज इक्वेशंस इज यूज इन द कम्युनिकेशन में हम मैक्सवेल इक्वेशंस का यूज करते हैं। फिर मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल्स टू रो। मैंने डाइवर्जेंस क्यों बोला है, क्योंकि जो डेल है उसका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है किसके साथ, डी के साथ, तो यू कैन ऑल्सो राइट डाइवर्जेंस डी, और ये इक्वल्स टू है रो की। इट इज बेस्ड ऑन द गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन की, तो इट्स द डाइवर्जेंस ऑफ वी इक्वल्स टू जीरो, यानी कि डेल डॉट बी इक्वल्स टू द जीरो, और ये रिप्रेजेंट करता है गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, यानी कि ये मैग्नेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिज्म का लॉ है। ठीक, फिर आगे बात करते हैं मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन की। अब यहाँ पर है डेल क्रॉस ई, इसको हम बोलेंगे कर्ल ई। ठीक है, कर्ल ई इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी, और इट इज बेस्ड ऑन द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन की। मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन जो है वो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन क्या कह रही है, मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन कह रही है कि कर्ल ऑफ एच, यानी कि डेल्टा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ एच, डेल्टा मतलब डेल, डेल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एच इक्वल्स टू जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी इज ए मॉडिफिकेशन वर्जन ऑफ मैक्सवेल या फिर एम्पियर्स लॉ, है ना। इसको हम नाम दे देते हैं एम्पियर सर्कुलेटरी लॉ, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ। ये एक मॉडिफिकेशन वर्जन है एम्पियर सर्कुलेटरी लॉ का, जिसको हम मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ भी कहते हैं या मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो ये 4 मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं। ठीक है, मैक्सवेल की इक्वेशंस बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं वो आपको पता चल गया।
क्या ये एप्लीकेशन के लिए या फिर मेनली किस पर्पज के लिए यूज़ की जाती हैं, वो आपको क्लियर हो गया। और चारों इक्वेशंस आपने यहाँ पर देख ली हैं। डिफरेंशियल यानी कि कौन सी इक्वेशन किस लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है, क्लियर हुआ। तो ये आपकी मैक्सवेल की चारों इक्वेशन हो जाती है। आगे अगर हम बात करें फर्स्ट इक्वेशन के बारे में, जो कि गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये क्या बता रहा है कि इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि फाई से रिप्रेजेंट कर रही हैं, अक्रॉस एनी क्लोज सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज Q enclosed by the surface, that is phi equals to Q upon epsilon naught। मतलब कहने का क्या हुआ कि जो गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है, वो क्या स्टेटमेंट देती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस के अक्रॉस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट चार्ज जो कि उस क्लोज्ड सरफेस में है या क्लोज सरफेस में प्रेजेंट है। तो फाई इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे होंगे, एक कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, ठीक है। तो दैट मीन्स फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ D इक्वल्स टू रो और डाइवर्जेंस E इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि D की वैल्यू क्या होती है, D इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन नॉट E। तो अगर मैं यहाँ से D की वैल्यू रखूँ या फिर हम यहाँ पर E की वैल्यू की रिप्रेजेंटेशन अगर हम करते हैं, तो D की जगह पर मैंने रख दिया यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट E, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट कहाँ पर चला जाएगा, रो के अपॉन में चला जाएगा। तो दैट मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ E इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि क्लोज सरफेस ऑफ एनी साइज और शेप में जो चार्ज एनक्लोज्ड है, तो वही बताता है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एनक्लोज सरफेस में होंगी, ठीक है। पहला लॉ क्लियर हुआ। यहाँ पर हिंदी में भी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आराम से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो बच्चों ने इस बार लिए थे। मैंने इस बार इंजीनियरिंग फिजिक्स के हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराए थे, तो कुछ इस तरीके से क्वालिटी ऑफ नोट्स मैंने प्रोवाइड कराए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने बस केवल देने मात्र नाम से हमने इनको प्रिपेयर किया हो। अगर आप इनको सेपरेटली भी पढ़ रहे हैं तो कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। बहुत इजी और एक्यूरेट फॉर्म में आपको ये नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। अब हम सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। तो गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म को ये डिफाइन करता है और ये क्या कह रहा है, इट स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। क्यों, दैट मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ V इक्वल्स टू जीरो होता है, क्योंकि एक क्लोज सरफेस अगर हम लेते हैं किसी भी शेप का हो, तो उसमें जितनी लाइन एंटर करेंगी उतनी ही लाइन बाहर निकलेंगी मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो रिजल्टेंट या फिर उस क्लोज सरफेस के अंदर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करें तो वो तो जीरो है ना। तो यही आपका सेकेंड लॉ रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल डॉट बी इक्वल्स टू जीरो, या फिर हम बोल सकते हैं डाइवर्जेंस बी इक्वल्स टू है जीरो के, ठीक है। सेकेंड लॉ भी क्लियर। अब हम थर्ड लॉ की बात करते हैं जो कि फैराडे लॉ है। वेन एवर ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब भी एक कंडक्टर को हम एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वहां पर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है। इफ द कंडक्टर सर्किट इज क्लोज्ड, अगर हम उस सर्किट को क्लोज कर देते हैं, देन ए करंट इज इंड्यूस्ड विच इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड करंट। तो उसमें एक करंट इंड्यूस होता है जिसको हम इंड्यूस्ड करंट बोल देते हैं। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं हम कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने एक कंडक्टर ले लिया है। अब इस कंडक्टर को हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं, यानी कि एक मैग्नेट के पास रख रहे हैं। तो ये एक मैग्नेट है तो इसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो दैट मीन्स इस कंडक्टर को हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रख दिया। और ये फील्ड जो है वो वेरिंग है। वेरिंग कैसे, हम इस मैग्नेट को आगे पीछे हिलाएंगे, आगे पीछे करेंगे इसको। तो जब हम इसको आगे पीछे हिलाते हैं तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी करता है। तो जब हम इसको आगे लेकर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया है अक्रॉस द इस
जो कंडक्टर हमने यहाँ पर प्लेस किया हुआ है, क्योंकि वो उसके पास आ गया है तो वहाँ पर एक करंट फ्लो होगा, जिस वजह से यहाँ पर जो हमने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है इसको क्लोज्ड कर दिया सर्किट को गैल्वेनोमीटर की हेल्प से, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला। फिर जब हमने इसको दूर लेकर गए, यानी कि इस जो हमारे पास कंडक्टर की कॉइल है या फिर कंडक्टर है उससे अगर हम मैग्नेट को दूर लेकर जाते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पर रिड्यूस होगा। तो दैट मीन्स इसमें अमाउंट ऑफ करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, फ्लो ऑफ करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो उसके हिसाब से फिर गैल्वेनोमीटर में भी डिफ्लेक्शन आपको दूसरी तरफ देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन फैराडेज लॉ को एक्सप्लेन करती है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ नोट भी लिखा हुआ है, उस नोट को भी समझते हैं। कर्ल मीन्स होता है क्रॉस प्रोडक्ट, दैट मीन इट इंडिकेट्स ऑफ रोटेटिंग इफेक्ट। मतलब जो कर्ल है वो हम इंडिकेट करता है क्रॉस प्रोडक्ट को और ये बताता है रोटेटिंग इफेक्ट को। जो रोटेटिंग इफेक्ट है उसको यहाँ पर कर्ल एक्सप्लेन करता है। और डाइवर्जेंस जो होता है वो लाइन यानी कि एक सिंपल जो हमारा सरफेस है या एजेज है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए फोर्थ इक्वेशन की बात कर लेते हैं। फोर्थ इक्वेशन क्या कह रहा है कि फोर्थ इक्वेशन है एम्पियर्स लॉ। इट स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड created by any electric current is proportional to the size of that electric current with a constant of proportionality equal to the permeability of free space। मतलब कहने का क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है जो क्रिएट हुआ है बाय द इलेक्ट्रिक करंट वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कितना इलेक्ट्रिक करंट वहां पर फ्लो हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। एंड विद ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वो इक्वल होगा परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के। दैट मीन्स यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पर्टिकुलर लाइन, क्योंकि हमने यहाँ पर डी एल लिया है तो हम यहाँ पर इसको लाइन इंटीग्रल से ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। कहीं कहीं पर आपको इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिलेगी लाइन इंटीग्रल की, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। या फिर आप कुछ इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से भी आप लाइन इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो इक्वल्स टू होगा म्यू नॉट आई की। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इसको तो डाइवर्जेंस ऑफ वी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई आपका रहता है। तो अब जब ये लॉ आया एम्पियर्स लॉ, इसको मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया क्योंकि ये केवल और केवल जो कॉन्वेंशनल करंट यानी कि कंडक्शन करंट होती है उसी पर बात कर रहा था। इसने डिस्प्लेसमेंट करंट को इंक्लूड नहीं किया। फिर एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई किया मैक्सवेल ने, उन्होंने जो डिस्प्लेसमेंट करंट होती है उसको भी इंक्लूड किया। देन फाइनली यू गेट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ H इक्वल्स टू J प्लस डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। ऑल्सो कंसिडर द डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये आपका मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ हो जाता है या एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन भी आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से क्लियर हो गई होगी कि फोर्थ इक्वेशन क्या है, क्यों हमने इसमें मॉडिफिकेशन किया, क्या ये बता रही है। ठीक है, तो मैक्सवेल की चारों इक्वेशंस आपको क्लियर हो गई होंगी ऑन द बिहाफ ऑफ थ्योरी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी बहुत ईजी तरीके से। अब हम बात करते हैं आगे। मैक्सवेल की जो डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म होती है इक्वेशंस की वो क्या है, वो यहाँ पर लिखी हुई है और यही आपकी प्रूव की जाती है डेरिवेशन के फॉर्म में। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये आपकी इक्वेशंस, वो आपसे डिफरेंशियल फॉर्म या इंटीग्रल फॉर्म में पूछ लेता है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया है मैक्सवेल की चारों इक्वेशंस की डिफरेंशियल फॉर्म या इंटीग्रल फॉर्म का डेरिवेशन इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाता, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर सजेशन प्रोवाइड जरूर करा दिया है कि कौन सी वीडियो आपको जाकर देखनी है, उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर मैं बात करूँ डिफरेंशियल इक्वेशंस की या डिफरेंशियल फॉर्म की, तो पहली इक्वेशन है डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल्स टू रो, या फिर आप बोल सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वहीं पर डाइवर्जेंस ऑफ वी इक्वल्स टू 0 है सेकेंड इक्वेशन। कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड यानी कि माइनस डेल वी अपॉन डेल टी, और कर्ल क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो ये थर्ड इक्वेशन हो जाती है। फोर्थ इक्वेशन की बात करूं जो अभी हमने डिस्कस किया है, कर्ल ऑफ एच इक्वल्स टू जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। तो ये आप मैक्सवेल की डिफरेंशियल फॉर्म में चारों इक्वेशन है। वहीं पर इंटीग्रल फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी
इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ चार्ज डेंसिटी, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में। वहीं पर क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ v इज इक्वल टू 0, मतलब किसी एक क्लोज सरफेस में जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं उसकी वैल्यू 0 है। वहीं पर लाइन इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल v अपॉन डेल t, किसी एक पर्टिकुलर सरफेस में। वहीं पर हम अगर फोर्थ इक्वेशन की बात करें, देन द लाइन इंटीग्रल ऑफ h इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ j प्लस डेल d अपॉन डेल t। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो इन्हीं इक्वेशंस को हम इंटीग्रल और इसी को हम डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इन द डेरिवेशन। और ये h की फॉर्म में है, अगर मैं इसको v की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो v की फॉर्म में क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ v इंटू डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल फाई ई अपॉन डेल टी। ये आपका हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ द v। आई होप आपको चारों इक्वेशंस पता चल गई होंगी, इंटीग्रल फॉर्म में भी और डिफरेंशियल फॉर्म में भी। इनको प्रूफ करने के लिए आप देखेंगे इस वाली वीडियो को। इस वीडियो में पूरा मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में, उनकी इंटीग्रल फॉर्म के बारे में, उनकी डिफरेंशियल फॉर्म के बारे में सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे, और साथ ही साथ आप जब जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर तो वहाँ पर भी ये आसानी से आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? ये वीडियो आपको जरूर देखनी है, डोंट मिस दिस वीडियो, डोंट मिस दिस वीडियो। जैसे मैं यहाँ पर मिस लिखना भूल गया था ना, आपको ये नहीं भूलना है, आपको ये वीडियो किसी भी कीमत पर मिस नहीं करनी। यहाँ से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स का डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वो कोई सी भी इक्वेशन, चाहे वो थर्ड इक्वेशन, चाहे फोर्थ इक्वेशन, चाहे फर्स्ट इक्वेशन, चाहे सेकंड इक्वेशन, इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म में प्रूफ कराने के लिए बोल सकता है। फोर्थ इक्वेशन के लिए वो ये भी बोल सकता है कि मैक्सवेल की जो मॉडिफाइड इक्वेशन है एम्पियर्स लॉ, उसको आप ड्राइव कीजिए। इस तरीके से वो आपको घुमाकर भी पूछ सकता है क्वेश्चन को। बेसिकली चांसेस जो रहते हैं वो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन के पूछे जाने के ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी है और 7 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इसलिए पूछ ली जाती। ठीक है, क्लियर? तो इस वीडियो को आप मिस बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं, ये वो मैक्सवेल की इक्वेशंस। अब वैक्यूम और कंडक्टिंग मोड में अगर हम लिखना चाहें तो वैक्यूम में अगर हम बात करें तो वैक्यूम में कुछ कंडीशंस होती हैं कि नो कंडक्शन करंट वहां पर होता है, तो दैट मीन्स सिग्मा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, सो दैट जो करंट डेंसिटी है वो भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। रो भी 0 होता है और डी जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट इंडिकेट करते हैं विद ई। वहीं पर v जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट, वो सॉरी म्यू नॉट एच रहता है। तो ये वैक्यूम के लिए कंडीशंस है। तो यहाँ पर जब हमने मैक्सवेल की इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में लिखी है, तो जहाँ पर ये टर्म्स आ रही हैं उन सब टर्म्स की जगह पर हम 0 पुट कर देंगे। जैसे पहला तो होता ही 0 है, दूसरा इक्वेशन भी 0 होता है। यहाँ पर अगर मैं v की जगह h की फॉर्म में लिखूँ म्यू नॉट h, तो वो म्यू नॉट यहाँ जाकर 0 हो जाएगा, तो ये भी आपको 0 ही मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ d की, तो d को अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एप्सिलॉन नॉट e, तो ये एप्सिलॉन नॉट इधर जाकर 0 हो जाएगा, तब भी आपको रिजल्ट वही मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन में भी वही है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी। अब v की जगह पर अगर मैं पुट कर देता हूँ म्यू नॉट h, तो आपको कुछ इस तरीके से फॉर्म ऑफ इक्वेशन मिल जाएगा। वहीं पर हम फोर्थ इक्वेशन की बात करते हैं तो डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू डेल डी अपॉन डेल टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर J प्लस और होता है, वो करंट डेंसिटी फॉर द वैक्यूम क्या होती है, 0 होती है। इस वजह से वो वाली टर्म यहाँ पर मिस है। और हम D की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में लिखें तो एप्सिलॉन नॉट D की जगह पर E आ जाएगा। ये आपकी वैक्यूम में हो जाती है। कंडक्टिंग मीडियम की बात करें तो वहां पर रो तो 0 है, लेकिन J जो है वो 0 नहीं होता है, D जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट नहीं होता है, और B जो होता है वो म्यू नॉट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो पहली इक्वेशन जो 2 हैं वो तो वही रहेंगी। ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली इक्वल ही है। और जब हम थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं तो डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी रहता है। जब हम v की जगह पर पुट करेंगे तो यहाँ पर म्यू नॉट नहीं आएगा, म्यू आ जाएगा। फिर वैसे ही हम बात करते हैं डेल क्रॉस एच की, चूंकि आपका रो 0 है, यानी कि
डेंसिटी आपकी जीरो है तो करंट डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर भी जे जो है वो मिस है। तो डेल डी अपॉन डेल टी, यानी कि डी को हम अगर रखें एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में, तो एप्सिलॉन नॉट होता है वैक्यूम के लिए, यहाँ पर आप एप्सिलॉन रखेंगे, तो एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। तो ये आपकी मैक्सवेल की इक्वेशंस हो जाती है कंडक्टिंग मीडियम में। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको वो कैसे घुमा सकता है, वो क्वेश्चन में आपको घुमा सकता है कि ड्राइव कीजिए मैक्सवेल की इक्वेशंस इन वैक्यूम कंडीशन या फिर इन कंडक्टिंग मीडियम। तो वहां पर बच्चे कंफ्यूज हो गए, यार हमने मैक्सवेल की इक्वेशन जो थी वो हमने नॉर्मल फॉर्म में तो पढ़ी है, लेकिन वैक्यूम या कंडक्टिंग मीडियम में कैसे हम ड्राइव करेंगे। तो पहले आप वो चारों इक्वेशंस ड्राइव करेंगे, फिर नीचे चारों इक्वेशंस लिखेंगे, और फिर जिस कंडीशन के लिए पूछा है वो कंडीशन आप ऐसे नोट कर देंगे कि सपोज फॉर वैक्यूम पूछा है तो वैक्यूम के लिए ये कंडीशन रख देंगे, और फिर उन जो चार इक्वेशन आपने प्रूफ की हैं उनमें ये वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वहां पर रिप्रेजेंट करना है। केवल वो रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा है तो आप लिखेंगे वी नो दैट मैक्सवेल फोर इक्वेशंस आर, चारों वैल्यू लिख देंगे, और फिर लिखेंगे इन द वैक्यूम या फॉर द वैक्यूम वी नो दैट कंडक्शन करंट जीरो होता है, करंट डेंसिटी जीरो होती है, रो जीरो होता है, डी जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट ई होता है, वी जो होता है वो म्यू नॉट एच होता है, देन द मैक्सवेल इक्वेशंस आर। तो फिर आप ये चारों मैक्सवेल इक्वेशन उस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है, क्या चीज पूछी गई है उतना ही आंसर आपको वहां पर देना होता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंटिंग थ्योरम की। पॉइंटिंग थ्योरम क्या है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का टॉपिक। तो पॉइंटिंग थ्योरम को समझ लेते हैं। फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दिस थ्योरम गिव्स द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब ये थ्योरम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्या बताती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताती है इन द फॉर्म ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन ए सनलाइट, अगर हम सनलाइट में खड़े हैं, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम है, हम अगर बाहर धूप में खड़े हैं, देन सनलाइट हीटिंग अप आवर बॉडी, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी गर्म होना स्टार्ट हो जाती है बाय ट्रांसफरिंग द एनर्जी, क्योंकि वहां पर जो सन से लाइट आ रही है वो हमारे जो हमने कपड़े पहने हुए हैं उनके थ्रू ट्रांसफर हो रही है बॉडी में। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज की फॉर्म में हमारी बॉडी पर ट्रांसफर हो रही है, जिस वजह से हम हीटिंग प्रोसेस या हीटिंग को महसूस कर पाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंटिंग थ्योरम है। पॉइंटिंग थ्योरम के स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट वॉल्यूम फ्रॉम ए रीजन of space equals the rate of work done on a charge distribution and the flux leaving that region। कहने का मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि कोई भी हमने बॉक्स लिया हुआ है, जैसे हम बॉक्स की बात करते हुए आए हैं स्टार्टिंग से, ये बॉक्स है, इसका कुछ वॉल्यूम है, तो यानी कि यहाँ से जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा, एनर्जी ट्रांसफर का जो रेट होगा इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए, वो क्या होगा, फ्रॉम ए रीजन ऑफ स्पेस, वो इक्वल होगा किसके, रेट ऑफ वर्क डन, जितना वर्क डन किया गया है किस पर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर, एंड जो फ्लक्स वहां से निकल रहा है उस पर्टिकुलर रीजन से, उसके इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट वॉल्यूम से। ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर हुआ। देखिए, यानी कि ये हमने वॉल्यूम मान लिया, इस वॉल्यूम से किस रेट से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है स्पेस में, वो इक्वल है किसके, जितना वर्क डन किया गया है चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में, और उस रीजन से कितना फ्लक्स निकल रहा है उसके बराबर होगा। क्लियर, तो स्टेटमेंट क्लियर हो गया पॉइंटिंग थ्योरम का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पॉइंटिंग थ्योरम का डेरिवेशन। उसके लिए हमें मैक्सवेल की थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का पता होना जरूरी है। दोनों इक्वेशंस हमने यहाँ पर लिख ली हैं डिफरेंशियल फॉर्म में। ठीक है, हमने यहाँ पर मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन लिखी है, ना कि मॉडिफाइड किसी कंडक्टिंग या फिर वैक्यूम के रीजन मीडियम के लिए जहाँ पर जे जीरो हो जाता है। हमने एक्चुअल इक्वेशन लिखी है यहाँ पर, एक्चुअल जो मॉडिफाइड एम्पेयर्स लॉ वाली इक्वेशन है। ठीक है,
तो अब हम क्या करते हैं, इनमें से दोनों इक्वेशंस का वन बाय वन करके डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। चूंकि पहली इक्वेशन ई को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरी इक्वेशन एच को रिप्रेजेंट कर रही है, तो दूसरी इक्वेशन का हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। किसका? ई का, यानी कि ई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड का, तो हमें क्या मिलेगा, तो हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लेंगे, यानी कि ई डॉट प्रोडक्ट, दिस वन लुक्स लाइक दैट। तो ये हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई ब्रैकेट में कर्ल ऑफ एच इक्वल्स टू, जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू द वेक्टर आइडेंटिटी वो क्या कहती है कि जब डाइवर्जेंस लेते हैं हम कर्ल का, तो क्या होता है कि ये जो बाद में है कर्ल जिसका हम ले रहे हैं वो आगे आ जाएगा, इनटू यानी कि डॉट प्रोडक्ट कर्ल ऑफ उस पर्टिकुलर वेक्टर का हो जाएगा डेल के साथ। ठीक है, फिर वहीं पर माइनस, अगर हम जो वेक्टर था हमारा स्टार्टिंग में वो हमारा ए वेक्टर यहां पर आ जाएगा, इनटू डेल क्रॉस ई आपका यहां पर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर बेसिकली करा क्या है हमने, मैंने ये डायरेक्टली आपको ये वाली टर्म पहले बता दी है, हमने इसका डॉट प्रोडक्ट लिया है दोनों साइड, ऐसा नहीं कि एक तरफ किया है हमने, डॉट प्रोडक्ट हमने इधर भी लिया है, तो ये आगे यही लिखा हुआ है। आप ये मत सोचिए कि हमने इसको ओपन करा ये कहाँ से आ गया, नहीं, हमने पूरी इक्वेशन का डॉट प्रोडक्ट लिया है। क्योंकि मैं यहाँ पर तुरंत इस वेक्टर आइडेंटिटी को बताने लग गया कि आप इसको फर्दर कैसे लिखेंगे, क्योंकि एक वेक्टर आइडेंटिटी ये होती है कि जब आप डाइवर्जेंस लेते हैं कर्ल का, तो कुछ इस तरीके से आपका वो इक्वेशन ओपन होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको हम कैसे ओपन करके लिखेंगे, फिर ये जो वेक्टर है जिसके साथ कर्ल है वो आ जाएगा आगे एच, और इन दोनों का कर्ल हो जाएगा कर्ल ई। ठीक है, माइनस फिर डाइवर्जेंस ऑफ डेल, यानी कि डाइवर्जेंस डेल डॉट, फिर इन दोनों का कर्ल हो जाएगा ई क्रॉस एच अकॉर्डिंग टू दिस वेक्टर आइडेंटिटी। आगे की टर्म आपकी एज इट इज ऐसे ही रहेगी। ठीक है, क्लियर हुआ। सबसे पहले पॉइंटिंग थ्योरम को डेरिवेशन को करने के लिए हमें मैक्सवेल की थर्ड और फोर्थ इक्वेशन लेनी है। थर्ड इक्वेशन में हम आगे फर्दर जब देखेंगे तो वहां पर हम बी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पर हम ई का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं फोर्थ इक्वेशन में। तो जब हमने फोर्थ इक्वेशन में डॉट प्रोडक्ट किया इक्वेशन नंबर फोर्थ जो है मैक्सवेल की, उसका दोनों तरफ, तो हमने फिर एक वेक्टर आइडेंटिटी लगाई जो कि ये है, और फाइनल हमको ये रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं टर्म को, एक सेकेंड पहले लेते हैं, तो ये एच डॉट डेल यानी कि कर्ल ऑफ ई माइनस आपको ये टर्म मिल जाएगी इक्वल्स टू, वो मैंने इक्वेशन यहाँ पर मतलब लिख ली है दोबारा से। तो अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो इस वैल्यू को मैं एक तरफ ले लेता हूँ, यानी कि मैं इसको उठाकर इधर ले गया, लिखी हुई इधर है, मतलब इसको हम इक्वल्स टू के इधर लेकर गए हैं और इस वाली टर्म को इधर लेकर आए हैं, तो ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी। तो ये वाली टर्म प्लस में है, ये प्लस में रहेगी, एच डॉट कर्ल ऑफ ई माइनस ई डॉट जे माइनस ई डॉट डेल डी अपॉन डेल टी। ये इक्वेशन नंबर हम 4 दे देते हैं। ठीक है, अब नाउ टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एच विद इक्वेशन फर्स्ट देन वी गेट, हमने अभी जो इक्वेशन फोर्थ थी जो कि हमने यहाँ पर सेकंड लिखी हुई थी, उसका हमने क्या लिया था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी कि जो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है उसका हम क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट विद रेस्पेक्ट टू एच। दोनों तरफ हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ एच इंटू कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस डॉट प्रोडक्ट ऑफ एच डेल वी अपॉन डेल टी। तो दैट मीन्स माइनस एच प्रोडक्ट, मतलब एच डॉट के साथ वी को हम म्यू नॉट एच लिख सकते हैं। यहाँ पर सॉरी म्यू एच, म्यू नॉट की बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता नहीं कि वैक्यूम है मीडियम, तो म्यू एच हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तो हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिल जाता है, म्यू तो बाहर आ जाएगा, एच डॉट डेल एच अपॉन डेल टी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो पुटिंग दिस वैल्यू इनटू द इक्वेशन नंबर 4 देन वी गेट, अब हम यही वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप, ये तो ये हम यहाँ पर पुट कर देते हैं वैल्यू जो हमारी आई है ये। तो जब हमने ये वैल्यू पुट की इक्वेशन नंबर 4 में, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ कर्ल ई एंड एच इक्वल्स टू माइनस यू डॉट प्रोडक्ट एच, मतलब यानी कि एच डॉट डेल एच अपॉन डेल टी हो जाएगा। आगे की टर्म दोनों आपकी एज इट इज है। ठीक है, चलिए आगे फर्दर हमने क्या किया, माइनस एच डॉट डेल एच अपॉन डेल टी माइनस ई डॉट जे, और
यहाँ पर डी था तो डी को भी हमने एप्सिलॉन ई पुट कर दिया है, तो ये एप्सिलॉन आगे आ जाएगा, एप्सिलॉन ई डॉट डेल ई अपॉन डेल टी। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक सिनेरियो बन रहा है दोनों में, एच वैल्यू में भी और ई वैल्यू में भी। अब हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए लेट अस कंसीडर दैट, कि पेन ले लो, लेट अस कंसीडर दैट डेल अपॉन डेल टी, ये डेल जो है ना ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, कभी इसमें सोच रहे हो ये किस तरीके का डेल मतलब डिफरेंस कर रहे हैं सर, ये पार्शियली डिफरेंशिएशन हम इसको बोल देते हैं। हमें पता है कि डेल डॉट डेल टी जब दो सेम वेक्टर आइडेंटिटीज का डॉट प्रोडक्ट के साथ हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे दोनों सेम ही टर्म्स हैं, तो यहाँ पर आपको 2h वेक्टर डेल एच अपॉन डेल टी मिल जाएगा। यानी कि ये एक तरीके से वैसा ही है जैसे हम मल्टीप्लिकेशन डिफरेंशिएशन करते हैं, कि पहली टर्म ऐसे ही दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरी टर्म ऐसे ही पहले का डिफरेंशिएशन, क्योंकि दोनों सेम वेक्टर को इंडिकेट कर रहे हैं तो ऐड होकर 2h वेक्टर डेल एच अपॉन डेल टी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ, चूंकि ये डॉट में है तो मैं इसको स्क्वायर भी करके लिख सकता हूँ, डेल एच स्क्वायर अपॉन डेल टी, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे होंगे अकॉर्डिंग टू द वेक्टर रूल, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर क्वांटिटीज देन इट बिकम्स ए स्क्वायर, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। दैट मीन्स डेल अपॉन डेल टी में अगर दो वेक्टर ए डॉट ए हैं तो आप उसको डेल ए स्क्वायर अपॉन डेल टी भी लिख सकते हैं। तो इसी वजह से हमने इसको यहाँ पर ये लिख लिया। आगे आपको 2h डेल एच अपॉन डेल टी देखने को मिल ही गया है। ठीक है, क्लियर। अब अगर मैं यहाँ से इस 2 को इधर लेकर चला जाता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, h डॉट डेल एच अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 1/2 डेल एच स्क्वायर अपॉन डेल टी। ठीक है, तो ये देखिए वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली है किसकी, h डॉट डेल एच अपॉन डेल टी की। ऐसे ही हम ई डॉट डेल ई अपॉन डेल टी की वैल्यू लिख लेंगे, वो क्या हो जाएगा, ई डॉट डेल ई अपॉन डेल टी इक्वल्स टू 1/2 डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी, स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर, ये टी ही रहेगा। ठीक है, क्लियर। आई होप कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर सिमिलरली करके इसके रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज उठाकर पुट कर दीजिए अपनी लास्ट वाली इक्वेशन में। नाउ पुटिंग बोथ दीज वैल्यूज इनटू इक्वेशन नंबर 5, देन वी गेट डॉट प्रोडक्ट ऑफ कर्ल ई एंड एच इक्वल्स टू माइनस म्यू बाई 2 डेल एच स्क्वायर अपॉन डेल टी माइनस ई डॉट जे माइनस एप्सिलॉन बाई 2 डेल ई स्क्वायर अपॉन डेल टी। देखिए यहाँ पर ये है, ये वैल्यू उठाकर रख दी, इसके साथ म्यू मल्टीप्लाई में था तो म्यू बाई 2 हो गया है, यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन था तो ये एप्सिलॉन बाई 2 हो गया है। ठीक है, क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलो अब हम क्या करते हैं, नाउ टेकिंग द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ दिस अबव इक्वेशन देन वी गेट, इस पूरी इक्वेशन का वॉल्यूम इंटीग्रल हम ले लेते हैं क्योंकि हम एक पर्टिकुलर वॉल्यूम पर ही ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ई एंड एच डी वी इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि म्यू अपॉन 2 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है तो वो बाहर आ गया है, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल एच स्क्वायर अपॉन डेल टी विद रेस्पेक्ट टू डी वी माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ ई डॉट जी विद डी वी माइनस एप्सिलॉन बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो आगे आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल ई स्क्वायर अपॉन डेल टी इंटू डी वी। तो ये आपका हो जाता है वॉल्यूम इंटीग्रल को फाइंड आउट, मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल लेने के बाद पूरी इक्वेशन का। तो अब हम अकॉर्डिंग टू द डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, एक सेकेंड, इसको अगर मैं लिखूँ इस टर्म को तो वी कैन राइट लाइक दैट वी, ये हो जाएगा आपका, ये डॉट प्रोडक्ट है तो यू कैन राइट डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच, और ये ई क्रॉस एच आप एज ए वेक्टर मानेंगे, एक वेक्टर, तो यू कैन राइट लाइक दैट कि डाइवर्जेंस ऑफ ए, आप अगर इस तरीके से इसको माने तो ये जो ए है वेक्टर वो क्या है, ई क्रॉस एच है। वहीं पर डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो जाता है या वॉल्यूम इंटीग्रल सरफेस में चेंज हो जाता है, क्योंकि डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि किसी एक क्लोज्ड सरफेस में अगर कोई वेक्टर फील्ड है जो कि यहाँ पर ए है
तो उसका वॉल्यूम इंटीग्रल उसके डाइवर्जेंस के साथ इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देना है। चूंकि डाइवर्जेंस है ए का, तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, डाइवर्जेंस है, यानी कि आप इसको ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर वेक्टर क्या है, यहाँ पर ई क्रॉस एच। तो अब क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ई क्रॉस एच इंटू डी एस, यहाँ पर ये हो जाएगा इक्वल्स टू में आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाता है, पॉइंटिंग थ्योरम का स्टेटमेंट, जो कि आपने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसा हमने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हुआ? आई होप यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी। बहुत आसान है पॉइंटिंग थ्योरम का डेरिवेशन, बस एक बार आपको अपने नोटबुक में अपने आप से करके देखना है। धीरे धीरे स्टेप वाइज अगर आप करेंगे, चीज़ों को स्टेप वाइज आप ध्यान रखेंगे, तो सारा डेरिवेशन बहुत आसानी से इजी वे में कंप्लीट हो जाएगा। कहीं पे भी कोई भी समस्या आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप जब भी वन शूट वीडियो या कोई भी न्यूमेरिकल वाला पोर्शन की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं, तो आप नोटबुक को अपने साथ लेकर बैठें विद पेन, और वो चलता रहना चाहिए जैसे जैसे आपका वीडियो चल रहा है। नॉर्मल स्पीड पर जब आप देखते हैं तो आप ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपके सामने हैं, तो आप उनको आराम से पेन के हेल्प से नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका पॉइंटिंग थ्योरम हो जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, दिस इज द डिजायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द पॉइंटिंग थ्योरम विच स्टेट्स दैट in a uniform plane wave at any point, product of electric field and magnetic field intensity, that means E cross H, is a measure of rate of energy flow at that point। मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना रेट ऑफ एनर्जी फ्लो है वो यहाँ पर आपको पता चल जाता है। वो आप P इक्वल्स टू ई क्रॉस एच से भी लिख सकते हैं, या S इक्वल्स टू ई क्रॉस एच से भी इंडिकेट कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल पोर्शन में कई बार आपने देखा होगा यूज हुआ है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, अगर आपसे स्टेटमेंट पूछता है पॉइंटिंग थ्योरम का तो आप ये लिखेंगे, और अगर आपसे ड्राइव कराता है तो जो अभी हमने कंप्लीट फाइनल डेरिवेशन किया है, जहां पर हमने यही वैल्यू निकाली है कर्ल ऑफ ई एच का, तो वहां तक आपको वो पूरा डेरिवेशन करके दिखाना है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ईएम वेव्स की। ईएम वेव्स का प्रूफ भी आपको यहाँ पर मिलेगा, और ईएम वेव्स का नेचर जो ट्रांसवर्स होता है, जिस पर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आप पूरा ईएम वेव के बारे में एक ही वीडियो में चाहते हैं, तो वो भी आपको वन शूट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वो जाकर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम ईएम वेव्स का डेरिवेशन आप कैसे करते हैं वो सीखेंगे, और साथ ही साथ ईएम वेव्स ट्रांसफर होती है नेचर में, वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पॉइंट ऑफ व्यू करके, क्योंकि ये जो सिलेबस है आपका, आप इसको पार्ट वाइज डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आपको सिनेरियो समझ में आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको प्रूफ करते हैं कि ईएम वेव ट्रांसफर होती है नेचर में, तो उसके लिए हमें मैक्सवेल की इक्वेशंस पता होनी चाहिए फ्री स्पेस में। चारों इक्वेशन आप यहाँ पर बहुत ही आराम से आसानी तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चारों को आपने इक्वेशंस के नाम भी दे दिए। ठीक, अब हमें काम किस पर करना है, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ पर। यही आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस प्रोवाइड कराएंगी, और यहीं से आपका प्रूफ होगा कि ईएम वेव जो होती हैं वो ट्रांसफर होती हैं नेचर में। कैसे? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्राइव वेव इक्वेशंस फॉर द ई एंड वी। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इक्वेशन ड्राइव करेंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर दैट टेक द कर्ल ऑफ इक्वेशन नंबर थर्ड ऑन बोथ साइड। जो इक्वेशन थर्ड है इसका दोनों तरफ हम कर्ल ले लेते हैं। तो कर्ल ऑफ कर्ल ई इक्वल्स टू कर्ल ऑफ माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। ठीक है, क्लियर? अब यहां पर एक वेक्टर आइडेंटिटी का यूज हम करते हैं कि वेक्टर आइडेंटिटी होती है कर्ल ऑफ कर्ल वेक्टर के साथ इक्वल्स टू, जब आप उसको ओपन करते हैं तो इट बिकम्स डॉट प्रोडक्ट, यानी कि डेल
ब्रैकेट में डॉट प्रोडक्ट में आपका ये हो जाएगा माइनस, फिर आपका क्या होगा, डेल स्क्वायर हो जाएगा इनटू वेक्टर ई। ठीक है, और जो डेल डॉट ई है वो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन फर्स्ट, जो गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसके हिसाब से जीरो है। तो जब ये वैल्यू जीरो हो गई है तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, जीरो। देन वी गेट, ये जो वेक्टर आइडेंटिटी है इट बिकम्स डेल स्क्वायर ई, और वेक्टर आइडेंटिटी बोल रहे हैं तो यहाँ पर वेक्टर का साइन भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू जब पुट करेंगे तो इसकी जगह पर हम ये पुट कर देंगे टर्म की। ठीक है, तो माइनस डेल स्क्वायर वेक्टर ई इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पर माइनस बाहर आ गया है, डेल अपॉन डेल टी, और ये हो जाएगा डेल क्रॉस वी। ठीक है, डेल क्रॉस वी की वैल्यू आप यहाँ पर सेकंड, नहीं सेकंड में क्रॉस, हाँ सॉरी ये क्रॉस है ना, सेकंड ये वाली फोर्थ इक्वेशन, सॉरी फोर्थ इक्वेशन से यहाँ पर आप पुट कर देंगे। तो फोर्थ इक्वेशन में डेल क्रॉस बी की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी, ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे। तो देन आपको डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ पर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आप देख रहे हैं ना, तो ये इक्वेशंस किस में है, फ्री स्पेस में, ये आपको ध्यान रखना है। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप स्टार्टिंग से अच्छे से बने हुए हैं, समझकर लेक्चर को पढ़ रही हैं, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें भी आराम से समझ में आ जाएंगी। अदरवाइज आपने देखा मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन में यहाँ तो जे होता था, लेकिन जे तो सर ने लिखा नहीं है। तो वो जे बेटा इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हम मैक्सवेल की जो चारों इक्वेशंस हैं वो फ्री स्पेस में लिख रहे हैं। ठीक है, तो एक और रिलेशन होता है कि c इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। इसी वजह से आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन होती है वो बेसिकली होती है डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल ई स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर, और ये हो जाती है फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड या फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो ये आपकी ईएम वेव जो थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में हमने ड्राइव कर दिया। ऐसे ही अब हमें वी की फॉर्म में निकालना है, तो वी के लिए आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इक्वेशन नंबर 4 का बी के साथ। तो अब हम लिखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4, सिमिलरली टेक द कर्ल ऑफ इक्वेशन 4 ऑन बोथ साइड। तो जब हम कर लेंगे तो कर्ल ऑफ ई किसका, कर्ल ऑफ वी का, सॉरी ई बोल दिया मैंने यहाँ पर, कर्ल किसका, कर्ल ऑफ वी का इक्वल्स टू कर्ल ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। वेक्टर आइडेंटिटी जो हमने पीछे यूज की है उसी के हिसाब से ये वाला जो टर्म है ये रिड्यूस होकर किस में आ जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर वी में, इक्वल्स टू यहाँ पर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है तो ये तो आ गया आगे, इंटू डेल अपॉन डेल टी, और ये हो जाएगा डेल क्रॉस ई, यहाँ पर डेल क्रॉस ई हो जाएगा। ठीक है, और डेल क्रॉस ई अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल इक्वेशन थर्ड वो क्या होता है, माइनस डेल वी अपॉन डेल टी। तो इसकी जगह पर आप वैल्यू पुट कर देंगे माइनस डेल वी अपॉन डेल टी, तो माइनस तो आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, चूंकि डबल टाइम पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है टी के रेस्पेक्ट में, तो इट बिकम्स डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल टी स्क्वायर। दोनों तरफ माइनस के साइन से आपस में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन वी गेट डेल स्क्वायर वी इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल टी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये ईएम वेव हो गई है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया है इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यू कैन ऑल्सो राइट दीज इक्वेशंस लाइक डेल स्क्वायर वी इक्वल्स टू 1 अपॉन सी, यहाँ पर हो जाएगा डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल टी स्क्वायर, और ऐसे ही अगर हम इसको लिखें जो कि हमने पीछे भी लिखा है, डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू 1 अपॉन सी डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, और ये सी होता है या सी स्क्वायर, सी स्क्वायर होता है क्योंकि 1 अपॉन, या फिर हम सी इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। तो ये आपका जनरल इक्वेशंस होती हैं ईएम वेव की, किसमें, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। अब हमें ड्राइव करना है कि ट्रांसफर नेचर कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ आइडेंटिटीज भी लिखी हुई हैं कि इफ़ वी सॉल्व बोथ दीज इक्वेशंस, यानी कि इन दोनों वेव इक्वेशंस को जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके आपको नहीं दिखाना है, आप यहाँ पर यही लिखेंगे कि वी इफ वी सॉल्व बोथ दीज E and V wave equations, then we get
ई आर टी जो होगा वो इक्वल्स टू हो जाएगा ई नॉट इंटू ई की पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी, और ऐसे ही वी आर टी इक्वल्स टू हो जाएगा वी नॉट डॉट ई की पावर आई ब्रैकेट में के आर माइनस ओमेगा टी। अब ये आई आर के ये क्या है, ये सब टर्म्स मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। ई नॉट जो है वो एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वी नॉट जो है वो एम्पलीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, के जो है यहाँ पर वेव वेक्टर को इंडिकेट कर रहा है, और ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है किसकी, वेव की, और आई जो लिया है हमने वो आई है आपका वेक्टर जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेव जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस ट्रेवल कर रही है। ठीक है, इसलिए हमने आई लिया है क्योंकि तीन वेक्टर्स आइडेंटिटी होती है आई, जे और के। ये आपका एक्स डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करती है, ये वाई में रिप्रेजेंट करती है, और ये जेड में रिप्रेजेंट करती है। इनको हम यूनिटी वेक्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपको ये दोनों सॉल्यूशंस यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम क्या देखते हैं, फ्रॉम द फैराडेज लॉ, एक सेकेंड, फ्रॉम द फैराडेज लॉ डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी होता है। चूंकि हमारे पास दोनों जो सॉल्यूशन आए हैं दोनों इक्वेशंस के वो ये हैं, मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अगर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं, नाउ पुटिंग द सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन देन वी गेट, यहाँ पर हम ये सॉल्यूशन पुट कर देते हैं, यानी कि ई की वैल्यू पुट कर देते हैं, वी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, डेल क्रॉस ई की जगह पर ई नॉट ई की पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी पुट करेंगे, वैसे ही हम वी की जगह पर पुट करेंगे वी नॉट ई की पावर आई ब्रैकेट में के आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व आउट करते हैं यहाँ पर जो ये क्रॉस प्रोडक्ट है इसके साथ, तो यहाँ पर ये जो डेल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आई के को, के क्या है, वेव वेक्टर या वेव फंक्शन है ना, और आई जो है एक्स डायरेक्शन में क्योंकि प्रोपोगेट कर रहा है आपका वेव, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इधर आप डेल की जगह पर आई के पुट कर देंगे, ये वाली टर्म आपकी एज इट इज है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बी नॉट आपका कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस वी नॉट, जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, चूंकि जब ई की पावर का आप डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो वो क्या होता है, ई की पावर ही मिलता है, लेकिन ई की पावर का भी हमें करना होता है। तो यहाँ पर टी है, तो जब टी का टी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वो 1 मिलेगा। तो वैसे ही ई की पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी तो एज इट इज आपको मिल जाएगा, लेकिन ई की पावर में आपका ये टर्म है, तो आई तो कांस्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा। अब जब हम टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, चूंकि ये भी एक वेरिएबल है यहाँ पर, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर मिला है ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि प्लस हो गया आई ओमेगा वी नॉट ई की पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी। ये वाली टर्म दोनों तरफ है, ये कैंसिल आउट हो गई है, आई की वैल्यू भी दोनों तरफ है, कैंसिल आउट हो गई। तो यहाँ से हमें क्या मिला, के क्रॉस ई नॉट इक्वल्स टू ओमेगा वी नॉट। तो ये आपकी टर्म मिल जाती है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बीच में रिलेशन यहाँ पर ये बता रहा है कि ये दोनों वेक्टर्स यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, ये तो हमने E और V नॉट को इस तरीके से दिखा दिया, ऐसे ही हम V के रेस्पेक्ट में दिखाएंगे E को। तो अगर वो दोनों हम रिप्रेजेंट कर देते हैं क्रॉस में किसके साथ, वेव वेक्टर के साथ, तो यहां से पता चल जाएगा कि जो E जो वेव है आपकी, उसका जो रिलेशन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का वेव वेक्टर के साथ वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट मतलब परपेंडिकुलर है ना। तो वो हम दोनों रिलेशंस के साथ निकाल लेते हैं। ई नॉट तो यहाँ पर आ गया, ऐसे ही हम वी नॉट के लिए निकालते हैं। तो उसके लिए एम्पेयर्स लॉ का हमें पता होना जरूरी है। डेल क्रॉस बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। यहाँ पर वी की वैल्यू, यहाँ पर ई की वैल्यू हम पुट करेंगे, फर्दर सॉल्व आउट करेंगे, तो फाइनली यू गेट के क्रॉस वी नॉट इक्वल्स टू माइनस ओमेगा अपॉन सी स्क्वायर ई नॉट, यानी कि ये ओमेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, उसकी जगह पर हमने सी को पुट कर दिया है। तो आपको यहाँ से मिल गया के क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू माइनस ओमेगा अपॉन सी स्क्वायर ई नॉट। तो यहाँ पर भी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में बी है, यहाँ पर भी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में ई है। तो दैट मीन्स ये दोनों फील्ड्स इस वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर हैं,
जो कि शो करता है कि ईएम वेव्स ट्रांसफर हैं नेचर में। ठीक है, अब इसको आप थ्योरेटिकली लिखेंगे कैसे, ये आपके पास दोनों रिजल्ट आ गए हैं जो अभी हमने पीछे फाइंड आउट किए हैं। तो दीज ऑल रिलेशंस shows that the vector E naught, V naught and K must be mutually perpendicular to each other। क्रॉस प्रोडक्ट है ना दोनों K के साथ, तो दैट मीन्स ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर फॉर्म में हैं, और एंड दिस इंप्लाइज दैट E and B both are perpendicular to the डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन की। मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन, जिस डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोपोगेट कर रही है। दस इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड द मैग्नेटिक फील्ड B oscillating in the direction perpendicular to the direction of the wave propagation, that's the K, it conclude that the EM waves are transfer in nature। यही हमको इस क्वेश्चन के माध्यम से या इस टॉपिक के माध्यम से प्रूव करके दिखाना था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर होती है नेचर में, अगर ये आपसे पूछा जाता है तो अब आप बहुत आसानी से इसको प्रूव करके दिखा देंगे। ठीक है, कोई समस्या आपको नहीं होगी। चलिए अब इस यूनिट का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, स्किन डेप्थ। स्किन डेप्थ क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल बाई एन ईएम वेव when its amplitude decreases by a factor of 1 upon e times is known as skin depth। या फिर अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में इसको डिफाइन करूं तो स्किन डेप्थ हमें ये बताता है कि कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी ऑब्जेक्ट को कितने अंदर तक पेनिट्रेट कर रही है, वो स्किन डेप्थ होता है ना, जिसमें जो एम्पलीट्यूड होता है वेव का वो 1 अपॉन टाइम्स डिक्रीज होता चला जाता है जैसे जैसे वो पेनिट्रेट करता है ऑब्जेक्ट को। तो दैट मीन्स ई एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा ई अपॉन स्मॉल ई। और स्किन डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा से हम इसको डिनोट करते हैं। डेल्टा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में आपका हो जाएगा 2 म्यू सिग्मा ओमेगा। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ होती है, तो अगर आप यहाँ पर पुट करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई एफ म्यू सिग्मा आपको देखने को मिल जाता है यहाँ से। ठीक है, और अनदर फॉर्म ऑफ स्किन डेप्थ अगर हम बात करें तो 2 अपॉन सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन अपॉन म्यू भी आपका एक फॉर्मूला होता है स्किन डेप्थ के लिए। तो जिस तरीके की वैल्यू आपको दी होगी फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, वही फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ एक और कांस्टेंट होता है जिसको हम एटीन्यूएशन कांस्टेंट बोलते हैं। ये क्या होता है? ये रेसिप्रोकल होता है स्किन डेप्थ की, यानी कि स्किन डेप्थ जो है उसके रेसिप्रोकल होता है आपका एटीन्यूएशन कांस्टेंट। और अगर हम इसको डिफाइन करें तो स्किन डेप्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटीन्यूएशन कांस्टेंट। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं एटीन्यूएशन कांस्टेंट की, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अल्फा से हम इसको इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट में पाई एफ म्यू सिग्मा, है ना, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है और इस वैल्यू का मैंने रेसिप्रोकल करके दिखाया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका स्किन डेप्थ हो जाता है जो इस यूनिट का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, तो इस टॉपिक इस कंप्लीट यूनिट के वन शॉट वीडियो में जो हमने एक चीज छोड़ी है वो है आपका मैक्सवेल की इक्वेशंस का डेरिवेशन। अगर वो हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं तो आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको, जिस वीडियो को मैंने सजेस्ट आपको किया है वो आप वहाँ से कवर कर लेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं। और इस पूरी यूनिट का टॉपिक वाइज भी जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से जाकर अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का वीडियो कैसा आपको लगा उसके लिए आप अपने वैल्यूबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर्स गेटवे के इस यूट्यूब चैनल पर और मुझ पर
अपना विश्वास बनाए रखने के लिए और हमारी इतनी हेल्प करने के लिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक रीच पहुंचा सकें। ठीक है, उसके लिए अगेन मैं आप सभी का थैंक यू करना चाहूँगा। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर मेंशन करें कि आपको ये जो रिवीजन वाला हमने वीडियो स्टार्ट किया है कितना बेनिफिट आपको इसका मिल रहा है। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट जरूर लिखें। कोई भी सजेशन आपका अगर है वीडियो को लेकर, मटेरियल को लेकर, तो वो भी बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दें। ठीक है, क्योंकि यही एक कमेंट के माध्यम से हमारे और तुम्हारे बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है और इसी से हम अपने जो मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं उसके क्वालिटी को मेजर कर पाते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट्स जरूर करें हर एक वीडियो के अंत में। और वीडियो को जैसा कि मैंने बताया है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें जिससे कि सभी बच्चे एक कम टाइम में पूरी यूनिट को रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो ये आज का वीडियो था हमारा। जैसा मैंने बताया है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इस उम्मीद श्रृंखला में अगली यूनिट के वन शूट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।